एक सीकर ने पूछा है, मैं अपनी वाइफ से बड़ा त्रस्त हूँ। जब से उसके नाम के साथ फ्लैट लिया है, अचानक उसका बिहेवियर बदल गया है। बुरी तरह पागलों की तरह झगड़ना, फिर शांत हो जाना। माँ बाप से अलग रहने की बात पे झगड़ना, ये सब साइकिल्स में चलता रहता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, ये धीरे धीरे समाज की एक समस्या बनती जा रही है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न सीकर्स ने पूछे हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ जहाँ पर इस तरीके से पत्नियां करती हैं। वो पहले तो एकदम बहुत ही उनका शरीफ रूप रहता है, एकदम जेंटिलिटी के साथ रहती हैं। और जैसे ही उनको कुछ इस तरीके की चीज मिल जाती है जो कि जिससे उन्हें लगता है कि अब उन्हें हटाया नहीं जा सकता या उनके अब लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, तो अचानक उनका स्वभाव, असली स्वभाव सामने आ जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। वास्तव में अगर आप ये देखें, इस तरीके से पागलपन के तरह बिहेव करना, बदतमीजी करना, माँ बाप को घर से बाहर निकालने की बात करना और बच्चों को लेकर के ब्लैकमेल करना, टॉर्चर करना और भारी थिएट्रिकल धमाका कर देना, एकदम घर के अंदर बवाल काट देना, ये सब सेकेंडरी साइकोपैथ होने का लक्षण है। और ये इस तरीके की जो लेडीज हैं, इनके अंदर सेकेंडरी साइकोपैथ होने के लक्षण हैं। और सेकेंडरी साइकोपैथी जो है, ये सीधे सीधे जो है, इसे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति की अपब्रिंगिंग से जुड़ी होती है। खास तौर से ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको कोई कंसिस्टेंट अपब्रिंगिंग नहीं दी, कंसिस्टेंट प्रेम नहीं दिया। तो बचपन में जैसे कंसिस्टेंट प्रेम ना मिलने का मतलब क्या है कि जैसे बच्चा जो है वो उसको प्यार किया और प्यार करने के बाद अचानक ही उसको मारने लगे या उसको डिस्कार्ड कर दिया, या बच्चे को इसे बच्चा समझ ही नहीं पाता, बच्चा बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता, वो इमोशनल वोलेटिलिटी का शिकार हो जाता है बच्चा। और ऐसा बच्चा जो है वो हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहता है और जीवन को एक थ्रेट की तरीके से लेता है। इनफैक्ट वो हाइपर विजिलेंट हो जाता है ऐसा बच्चा, और वो जीवन को स्कैन करता रहता है कि कहाँ से थ्रेट्स आ रहे हैं। और अगर कहीं से भी उसको थोड़ा सा थ्रेट मिल जाए तो वो एकदम से जो है एक्सप्लोसिव इमोशंस उसके अंदर पैदा होने लग जाते हैं, जैसे लगता है इमोशंस का एक बारूद फट गया हो उसके अंदर। और ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, वो सेल्फ आइडेंटिटी भी ब्रेक हो जाती है, यानी कि स्प्लिट क्रिएट हो जाता है उसके अंदर। और ये एक आइडेंटिटी पे नहीं टिक पाते हैं, कभी ये बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, कभी एक प्रेडेटर की तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे, कभी एक विक्टिम की तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे, कभी एक पागल की तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे। तो आइडेंटिटी स्विच ओवर इनका चलता रहता है, क्योंकि कोई स्टेबल आइडेंटिटी नहीं होती इनके अंदर। और जिस व्यक्ति के अंदर स्टेबल आइडेंटिटी नहीं होगी, उस व्यक्ति के अंदर जो है क्या होगा, उसके अंदर इमोशंस भी कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। तो इमोशनली अनस्टेबल होना इनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो जब कोई व्यक्ति इमोशनली इतना वोलेटाइल होगा और उसके वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, यानी अपने इमोशंस को वेंट नहीं दे पाएगा, ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने भावनाओं को मैनेज नहीं कर पाता है और भावनाएं जो है एक्सप्लोसिव हो जाती हैं एकदम ना मैनेज कर पाने की वजह से, क्योंकि बचपन में तो उनको जो है कोई केयर मिली नहीं, बचपन में अनप्रिडिक्टेबिलिटी मिली। तो जैसे बच्चा अगर डर रहा है, फियर है उसके अंदर, और कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि जो उसको सपोर्ट कर सके, उसको सूद कर सके, उसको थोड़ा सहारा दे सके। इनफैक्ट बड़े के कारण ही वो डर रहा है। तो आप समझ रहे हैं, अभिभावक ही उसके लिए एक थ्रेट बन गया है। तो बच्चे के पास कोई इस बात की उम्मीद नहीं है कि उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, फियर का जो उसके अंदर फीलिंग है, उसको कोई सूद करेगा, उसको कोई सहारा देगा, उसको कोई एनकरेज देगा। तो बच्चा क्या करता है, उसका फियर जो है और ज्यादा बढ़ जाता है और फियर पैनिक में बदल जाता है। अब जब फियर पैनिक में बदल जाएगा तो इसका मतलब इमोशंस उसके बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होने लग जाएंगे। तो ऐसा बच्चा जब एडल्टहुड में आता है
तो वो वैसा ही बना रह जाता है। यानी कि वो पहले तो दूसरे लोगों को फंसाने के लिए वो बहुत ही अपने आप को शरीफ व्यक्ति की आइडेंटिटी दिखाता है, मास्क लगाए रहता है शरीफ का। और उसका जैसे ही उसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, तो उसका मास्क नीचे निकल जाता है और अपनी असलियत दिखा देता है। और उस तरीके से वो जो है अपने एक्सप्लोसिव इमोशंस, झगड़ालू स्वभाव और ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा पैदा करने लग जाता है, क्योंकि उसके इमोशंस रेगुलेटेड नहीं रहे हैं। वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख ही नहीं पाया है। वो अपने इमोशंस को मैनेज करना, उनको शांत करना उसको सीख ही नहीं पाया है। कोई रिलेशनशिप उसको ऐसी मिली ही नहीं है जहाँ पे वो अपने इमोशंस को वेंट दे करके उसको जेंटिलिटी के साथ निकाल सके। ऐसा कोई उसके पास, बच्चे के पास मैकेनिज्म ही नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो बच्चे को अगर इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो उसके इमोशंस जो है वो एक्सप्लोसिव हो जाएंगे, बारूद की तरीके से फट जाएंगे और वो पूरी तरीके से झगड़ा करने लग जाएगा। छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करने लग जाएगा। और जब हमारे इमोशंस जो है, हम अपने इमोशंस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, इमोशन से हम डरने लगते हैं, तो उससे हमारी एम्पैथी भी खत्म हो जाती है। एम्पैथी इम्पेयर्ड हो जाती है। एम्पैथी किसे कहते हैं? एम्पैथी का मतलब है दूसरे के की परिस्थिति को ध्यान में रखना, दूसरे के दुख दर्द को ध्यान में रखना, दूसरे की स्थिति को ध्यान में रखना। हम दूसरे की स्थिति को ध्यान में रख ही नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरे के प्रति कोई इमोशंस हमारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि इमोशन से तो हम खुद डरते हैं। तो हम कैसे दूसरे के, हमारी एम्पैथी के ऊपर चोट पहुंच जाती है। और चूंकि इमोशंस को हम जो है उनसे डरते हैं, तो इसलिए इमोशंस का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर नहीं पड़ पाता है। इसकी वजह से हम केयरलेस या क्रूएल हो जाते हैं। तो यही से साइकोपैथी की शुरुआत होती है। यानी बच्चे की एम्पैथी खत्म हो जाती है, बच्चा क्रूएल हो जाता है, बच्चा केयरलेस हो जाता है, दूसरे की उसे कोई परवाह नहीं रहती है। उसके अंदर आइडेंटिटी स्प्लिट क्रिएट हो जाता है और बच्चे के अंदर जो है, उसके अंदर कोई कॉन्सेंस नहीं रह जाता, अंतरात्मा मर जाती है। क्योंकि इमोशंस की वजह से हम जीवन के प्रति एक भावनात्मक रूप से विचार कर पाते हैं। तो जब हमारे इमोशंस को से ही हम डर गए, इमोशंस को ही नष्ट करने पर लग गए, इमोशंस ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर थ्रेट बन गया, तो फिर हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? हम, हमारा कॉन्सेंस मर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कहिए कि अ, आप, जैसे एक जने मुझे मिले, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बोले, कहने लगे कि यूपी में लड़कियों को कुछ परेशान नहीं करना चाहिए, लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहिए। वो बता रहे थे, कह रहे थे कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में लड़कियों को परेशान नहीं करना चाहिए, लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस बहुत सख्त है। तो देखिए, वो लड़कियों को छेड़ने छेड़ने की बात, ना छेड़ने की बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि लड़कियों के दुख दर्द से वो वाकिफ है। वो लड़कियों को छेड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस बहुत स्ट्रांग है। यूपी की पुलिस बहुत पिटाई कर देती है। यूपी पुलिस बहुत पीटने वाली पुलिस है। तो पुलिस का डर उनको है। अंतरात्मा उनकी, अंतरात्मा का उनके अंदर अंतरात्मा नहीं है, उनको डर पुलिस का है। पुलिस की वजह से, पुलिस का डंडा ही उनका, उनकी अंतरात्मा है, उनका कॉन्सेंस है। तो जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता, वो बाहर की परिस्थितियों, बाहर के रूल्स, बाहर के नियम के ही आधार पर अपना कॉन्सेंस बना पाता है, अंतरात्मा उसके अंदर नहीं होती। तो वही हाल इन सब ऐसे सेकेंडरी साइकोपैथ्स का है, ऐसी लेडीज का है। ये क्या है, इनके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है, कोई कॉन्सेंस नहीं है कि दूसरे की प्रति एक नैतिक व्यवहार कर सकें। इनके अंदर कोई इस तरीके की भावना नहीं है कि ये दूसरे के दुख दर्द को समझ सकें। इनके अंदर इस तरीके की कोई भावना नहीं है कि दूसरे के प्रति कोई दुष्टतापूर्ण व्यवहार ना करें और नैतिकता के साथ दूसरे के बारे में सोचें। क्योंकि जो इनकी अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा भावनात्मक रूप से ही अपने आप को अभिव्यक्त करती है। और चूंकि भावनाएं ही इनका सबसे बड़ा डर है इनके जीवन का, इसलिए ये भावनाएं इनके लिए काम ही नहीं करती। तो इनकी एम्पैथी खत्म हो जाती है, इनकी नैतिकता खत्म हो जाती है, इनका कॉन्सेंस बाहर की नियम, बाहर के कानून, बाहर की पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो पुलिस हटा ली जाए तो ये एकदम से पागल हो जाएंगे। ये सब सारे तरीके के पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, सारे तरीके के अपराध करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो बाहर से इनका कॉन्सेंस नियंत्रित होता है। कहने का मतलब इनके अंदर कोई अंतरात्मा नहीं है, आइडेंटिटी स्प्लिट हो जाती है। इनको कोई, बच्चों को कोई कितना परेशानी हो रही है, माँ बाप को कितना, बूढ़े माँ बाप को कितना परेशानी हो रही, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। इसी को कहते हैं साइकोपैथ होना, क्रूएल होना, एम्पैथी ना होना, मॉरली मॉरली डेड होना, कॉन्सेंस का बाहर की शक्तियों के द्वारा, बाहर के नियम कानून के आधार पर चलना, अंतरात्मा का इनएक्टिव हो जाना, एसेंस का इनएक्टिव हो जाना। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं। जब ये इस तरीके के लोग अपना असली चेहरा दिखाते हैं, तो चूंकि ये हाइपर विजिलेंट होते हैं, हर वक्त ये थ्रेट को परसीव करते रहते हैं, हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहते हैं, अपने बचपन की इमोशनली डिसरेगुलेटेड होने के कारण ये हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। सर्वाइवल मोड का मतलब पैनिक में रहते हैं, हमेशा लाइफ को स्कैन करते रहते हैं कि कहाँ से थ्रेट आ रहा है। जरा सा भी थ्रेट इनको अगर मिल जाए तो इनके अंदर का जो ट्रॉमा है वो एक्सप्लोड कर जाता है, इनके अंदर एक्सप्लोसिव इमोशंस पैदा हो जाते हैं, और ये एक तरीके का थिएट्रिकल वॉर्टेक्स क्रिएट कर देते हैं, यानी एक तरीके का ड्रामा खड़ा कर देते हैं तुरंत। ड्रामे का एक भंवर पैदा कर दे, भंवर जैसे नदी में भंवर नहीं होता है, धाराओं के बीच में गोल गोल घूमता है, वैसे ही ड्रामे का भंवर खड़ा कर देते हैं घर के अंदर। तूफान खड़ा कर देते हैं, कि स्टॉर्म खड़ा कर देते हैं, साइक्लोन ले आते हैं ये, और उस भंवर में सबको खींचने की कोशिश करते हैं अपने अंदर। और इनका जो ये भंवर है बड़ा क्रेजी मेकिंग है, मतलब बड़ा पागल कर देने वाला भंवर है। कैसे पागल कर देने वाला? क्योंकि एक पल ये जो बात कहते हैं उसका अगले पल दूसरे उसकी उल्टी बात कहते हैं। तो समझ में ही नहीं आता कि बेसिकली ये चाहते क्या है। कहने का मतलब ये है कि सरल भाषा में, कि ऐसे व्यक्ति एक तूफान है। अब आपको ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना है, ऐसी औरत के साथ डील करना है, ऐसी पत्नी के साथ आपको डील करना है। छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, अभी मकान में भी नाम पड़ गया है, और दूसरा मकान भी नहीं ले सकते हैं, माँ बाप को भी नहीं, यानी सिचुएशन ने आपको एकदम जकड़ लिया है। यहीं से अब आपका एग्जिस्टेंस आपको कुछ सिखाना चाहता है। तो पहली बात तो मैच्योर होना पड़ेगा आपको। मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि 1 मिनट मैंने एक वीडियो बना दिया और आपने तुरंत सोल्यूशन। शॉर्ट टर्म नहीं है, इसके लिए आपको पूरी जिंदगी का तरीका बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा जीवन में अपने धर्म को लाना पड़ेगा। जैसे भगवान का नाम जाप करिए, नहीं जैसे पूरा परिवार है, हाँ, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम का जाप कीजिए। मैंने वीडियो बनाया है एक जाप का, वो जाप करना सीखिए। तो जब जाप करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे जाप करते हैं? देखिए, जब आप नेगेटिव इमोशंस जब आपके आते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं आपके दिमाग के अंदर, समझ लीजिए एक पटरी है जिसके ऊपर विचार चलते रहते हैं। तो नेगेटिव जब ऐसा ऐसा बवाल काटने वाला व्यक्ति आपके घर में है, बवाल कर रहा है, बवाल का एक साइकिल चलता है। पहले ये प्रेम से बात करेगा, शांत रहेगा, फिर एकदम से किसी बात पे ट्रिगर हो जाएगा, बवाल खड़ा कर देगा। पूरा बवाल काटने के बाद 1-2 दिन बवाल करता रहेगा, फिर एकदम से शांत हो जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरीके का व्यक्ति जब आपसे सामना हुआ है, ऐसे व्यक्ति का, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर देगा ऐसा व्यक्ति। अब अगर उस नेगेटिविटी के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको कमजोर बनाती जाएगी। तो हमें क्या होगा? इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्पिरिचुअल टेक्निक सीखेंगे। मैं अपने हर वीडियो में स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो जाप करना एक इमोशनल बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऐसे सिचुएशन में। तो आप जाप करने लगिए। तो क्या है, जैसे कि जाप करने का मूल एक लाइन में उसका उद्देश्य समझ लें, कि जैसे कि एक माइंड एक पटरी की तरह है रेल की, उस पे विचार और इमोशंस की ट्रेनें दौड़ती रहती हैं, लेकिन एक समय में एक ही ट्रेन चल सकती है। तो मान लीजिए आपकी पत्नी ने कोई बवाल काट दिया, उससे आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो गई। अब नेगेटिविटी की ट्रेन चल दी, अब वो पटरी पे चल रही है। अब मान लीजिए उसी वक्त आपने जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने लगे। अब जब आप उसी वक्त जाप करने लग जाएंगे तो जानते क्या होगा? एक समय में एक ही चीज उस पटरी पे चल सकती है। तो आपके जाप की रेल दौड़ पड़ेगी उसके ऊपर, तो नेगेटिविटी की पटरी उतर जाएगी, नेगेटिविटी पटरी से उतर जाएगी, आपके जाप की रेल चल जाएगी पटरी पे माइंड में। तो नेगेटिविटी का आपको पता नहीं चलेगा, तो उसी स्थिति में आप अच्छा महसूस करेंगे।
यह है जाप का सबसे बड़ा एडवांटेज। जाप को हमेशा दुख में किया जाता है? जाप दुख में करने से क्या होगा? दुख दुख पटरी से उतर जाएगा, आपके माइंड की पटरी पे जाप की ट्रेन चल जाएगी। ट्रेन एक ही चल सकती है, दो ट्रेनें नहीं चल सकती हैं, क्योंकि हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। तो जब आप जाप करने लग जाएंगे तो नेगेटिविटी की पटरी अपने आप ही उतर जाएगी और इस तरीके से आप सफल हो जाएंगे। आपको दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपने स्ट्रेंथ सीख लिया तब फिर कुछ किया जा सकता है इसमें। और इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स बताता हूँ, उसको भी समझना होगा कि मैं शरीर और बॉडी माइंड से अलग हूँ। ये स्पिरिचुअल टेक्निक है, हमेशा इसको अलर्ट रहना है इसके प्रति। इन सब टेक्निक्स को सीखना है। मेरे रिसेंट वीडियोस देखेंगे 8-10 तो आपको इन सब टेक्निक्स के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाप का वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। ये सब करिए, थोड़ा सा मंदिर भी जाना होगा, जाना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि आपको शांति मिलती है, आपको एक सहारा मिलता है। तो ये करेंगे तो अंदर से थोड़ी शक्ति पहले ले आएंगे, जो कि स्पिरिचुअल टेक्निक से ही आ सकती है, क्योंकि शांति स्पिरिचुअल टेक्निक से आती। अब जब अंदर से आप शांत हो गए तब आपको कुछ चीजें करनी होंगी। जब ये बवाल काट रही हो तो बवाल काट रही हो, थिएट्रिकल वॉर्टेक्स क्रिएट हो रहा, केजी क्रेजी मेकिंग स्पेस घर के अंदर पैदा हो गया, बवाल चल रहा है, तूफान चल रहा है, झंझावात चल रहा है इमोशंस का, उसका एक्सप्लोसिव इमोशंस बम फूट रहे हैं उस औरत की झगड़े से। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? पहली बात, आपको इसके साथ एक कॉग्निटिव डिटैचमेंट पैदा करना पड़ेगा। कॉग्निटिव डिटैचमेंट किसे कहते हैं? कॉग्निटिव डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप जब भी बात करें ऐसी सिचुएशन में तो आपको इमोशंस या फीलिंग्स की मदद से बात नहीं करना है, उनको रोक करके रखना है। और आपको ये मान करके चलना है कि मैं एक पागल व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे इसका पागलपन और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिटैचमेंट, यानी पागल के साथ बातचीत करते वक्त फीलिंग्स और इमोशंस को इन्वॉल्व ना करना, बुरा ना मानना, बल्कि पागल के साथ बातचीत करते वक्त ये ध्यान में रखना कि आग से आग नहीं बुझाना है, ताकि उसका पागलपन थोड़ी देर के लिए कम हो सके। तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिटैचमेंट। इसको प्रैक्टिस करना है, इमोशनल नहीं होना है। फिर जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये औरत मैनिपुलेशन के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें कह रही, ये करो वो करो, पेरेंट्स को घर से निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, तो निकालने लग जाना है। नहीं, ये नहीं करना है। घर से पेरेंट्स इत्यादि को निकाल के शांति नहीं लाना है। शांति बिना निकाले भी आ सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होना है। कैसे? आपको बातचीत करने का तरीका देखना है। कैसे? कोई आपको अप्रूवल नहीं देना है, सिर्फ बात को पोस्टपोन करना है। जैसे वो कहती है ये निकालो, तो आपको कि हाँ ठीक है देखते हैं, हाँ देख रहे हैं, हाँ सोचेंगे, हाँ सोच रहे हैं। आपको ये नहीं कहना हाँ हम निकालने जा रहे हैं, आपको ये कहना है हाँ देखेंगे, देखते हैं, सोचेंगे, देखते हैं। इस तरीके से पोस्टपोन करना है। तो ये बात करने का तरीका है। इससे क्या होगा? कन्फ्रंटेशन भी नहीं होगा और आप इस तरीके से बात भी कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद जब झंझावात चला जाएगा, तूफान गुजर जाएगा, तो इससे कुछ फर्क, तब वो खुद आपसे ये नहीं कहेगी कि आपको इनको निकालो उनको निकालो। लेकिन झंझावात गुजरने का इंतजार करना है। परिवार के और भी लोगों को ये समझा देना है कि उस वक्त झगड़ा ना करें, उस वक्त कुछ ना बोलें, प्रेम से रहें, झंझावात में ना पड़े। तो इस तरीके से आप जो है ये काम करना है। देखते हैं, देख रहे हैं, हाँ करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है, सोचेंगे, इस तरीके से बात करना। न्यूट्रल स्टेटमेंट्स देना, कोई अप्रूवल ना देना, लेकिन कोई डिस अप्रूवल दे करके कोई कन्फ्रंटेशन भी ना पैदा करना। तो इस तरीके से बातचीत करने का तरीका सीखेंगे। फिर थोड़ी कंट्रोल्ड कंप्लायंस भी सीखना जरूरी होता है। देखिए कंट्रोल्ड कंप्लायंस क्या होता है? कंट्रोल्ड कंप्लायंस का मतलब होता है गैर जरूरी चीजों में बात को मानना। जैसे बाहर कुछ सामान खरीदना है सस्ता, तुरंत राजी हो जाना उसके लिए। हर बात में कुछ थोड़ा बहुत राजी हो जाना, कंट्रोल्ड वे में। ऐसी उन सब बातों में एग्री हो जाना, अपनी पत्नी की हर ऐसी बातों में एग्री हो जाना जो कि
बवाल कम करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो इससे इसे कहते हैं कंट्रोल्ड कंप्लायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल्ड कंप्लायंस। थोड़ा बात मानना, थोड़ा ना मानना। जो नहीं मानना उसके बारे में बात ना करना, लेकिन जो थोड़ा मानना उसका ढिंढोरा पीट देना। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? हाँ, देखते हैं, हाँ, चलो, हाँ, ये ले लो, हाँ, वो ले लो। कुछ चीज़ों में आपको एक्टिव हो जाना। जो हार्मलेस और गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें एक्टिव हो जाना। याद रखिए, जब आदमी इमोशंस के झंझावात से गुज़रता रहता है, तो वो खुद भी बहुत ही इमैच्योर और बहुत ही मूर्ख टाइप का हो जाता है। ऐसे में आदमी को थोड़ा-सा सपोर्ट, कंप्लायंस, कंट्रोल्ड वे में पॉजिटिव सिग्नल दे देना, ग्रीन सिग्नल थोड़ा-सा दे देना, उसको शांत करने में बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से कहते हैं कंट्रोल्ड कंप्लायंस। फुल कंप्लायंस नहीं, पूरी तरीके से बात नहीं मान लेना है पागल की, क्योंकि पागल की पूरी बात मान लेंगे तब तो घर से ही पागल, सबको घर से बाहर निकाल के घर को भी जला देगा पागल। नहीं, पूरी बात नहीं मानना, थोड़ा मानना है। जो गैर जरूरी चीजें हैं उसमें मानना है, और गैर जरूरी चीजों में पूरी ऐसे इस तरीके से मानना है कि उससे जो क्रेडिट आप अर्न करेंगे, उस क्रेडिट को इन्वेस्ट करना है उन चीजों में जो कि जरूरी चीजें हैं, और उसमें बात नहीं मान रहे हैं। जैसे अगर कोई मुझे कहे कि हम ये टॉफी लेना चाहते हैं, हम कह रहे भाई लो टॉफी भी ले लो, चॉकलेट भी ले लो, ये ले लो, सब चीज दे के हमने क्रेडिट अर्न कर दी। उसके बाद अगर वो कहता है मुझे बिस्कुट चाहिए, या हम ये चीज लेंगे, हम एक बहुत महंगा खिलौना लेना चाहते हैं, 5,000 रुपए का खिलौना लेना चाहते हैं, 10,000 रुपए का खिलौना लेना चाहते हैं, तो हम अपने जो बिस्किट लेने में और जो चॉकलेट लेने में, टॉफी लेने में जो हमने अपनी एनर्जी दिखाई थी, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे कि हाँ, देखते हैं, बाद में देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि चूंकि हम एक बार बात मान चुके हैं, तो उससे हमने कुछ पॉइंट्स अर्न किए हैं ना, उन पॉइंट्स को हम मदद करेंगे, यूज करेंगे दूसरी बात को थोड़ा कम मानने में। समझ रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं कंट्रोल्ड कंप्लायंस। तो कंट्रोल्ड कंप्लायंस का जो है पालन करेंगे। फिर एक चीज होती है, उसको समझेंगे, वो कहलाती है, याद रखिए, आपकी पत्नी जो है, ऐसे लोग क्या काम करते हैं, ये साइको जो सेकेंडरी साइकोपैथ्स होते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं कि ये एक स्क्रिप्ट लिखते हैं सबके बारे में, और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले तो सबकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व करते हैं, और वीकनेसेस को ऑब्जर्व करके ये उसी वीकनेस के सहारे ये क्या काम करते हैं, उसके बारे में उसको एक रोल फिक्स कर देते हैं, उसी हिसाब से उसको यूज करने लग जाते हैं। वीकनेस के हिसाब से ये आदमी को नाप तौल करके देख लेते हैं कि कितने पे ये टूट जाएगा, कितने पे ये हर्ट हो जाएगा, कितने पे ये भीगी बिल्ली बन जाएगा, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं वो। आप तो आप ये समझिए कि ऐसा वो कैसे कर पाते हैं। जितने ज्यादा आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे, जितना आपके बारे में बताया जा सकता है, उतना आपको काबू करना आसान होगा। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी खत्म करिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप पहले ये कहिए कि भाई ऐसा है कि आज चलते हैं, जरा बहुत जरूरी काम है, और सब जब उसके लिए ठीक से चलने लग जाए, मामला रेडी हो जाए, तो आप आखिरी मोमेंट पे मना कर दीजिए कि हम अभी नहीं जा पाएंगे, कुछ जरूरी काम आ गया, अभी नहीं कर पाएंगे, अभी बहुत ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, या टाल दीजिए किसी भी बात को बहाना लेकर के। उससे क्या होगा, आपके बारे में कोई ओपिनियन कोई नहीं बना पाएगा। अगर ये साइकोपैथ्स आपके बारे में कोई ओपिनियन नहीं बना पाते हैं, तो आप इनके एम्बिट से ही बाहर हो जाते हैं। तब ये आपका कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ये अपनी दुकान दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि आपको जिसको समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा कंट्रोल्ड क्रियोस क्रिएट करके, स्ट्रक्चर्ड क्रियोस पैदा करके, हार्मलेस चीजों में ही ऐसा करिए एकदम है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में आप अचानक पोस्टपोन कर दें, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। गैर जरूरी चीजों में, और उनको खुद ही पहले अपनी तरफ से उसको प्लान कीजिए, अपनी तरफ से हार्मलेस चीजें प्लान करके उसको कैंसिल कीजिए, रोल प्ले की तरह। उससे क्या होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा आपके बारे में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएगा, आपके बारे में कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं बना पाएगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी अगर नहीं बन पाएगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसका ये जो पागलपन वाला ड्रामा रोज का चलता है, इस ड्रामे में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि इसको लगेगा कि इसका असर
हम इस व्यक्ति को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे इसके साथ ड्रामा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें समझना है। फिर मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो हर जगह जा करके वो चिल्लाते हैं कि अ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मुझे ये बहुत खराब है और ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं। यानी उसे कहते हैं दुष्प्रचार करना या स्मीयर कैंपेन चलाना। तो ऐसे व्यक्ति आपका दुष्प्रचार करते हैं हर जगह जा करके। दुष्प्रचार का उल्टा है रेप्यूटेशन बफर। रेप्यूटेशन बफर किसे कहते हैं? रेप्यूटेशन बफर वो मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप आपका दुष्प्रचार करने वाले व्यक्ति के से पहले ही आप जा करके दूसरे लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि नहीं, यही बुद्धि इसकी खिसकी हुई है, यही पागल टाइप है। तो इस तरीके से आप, दूसरे लोग पहले से ही चूंकि आप जान चुके होते हैं इसके बारे में, तो वो आपके बारे में कोई इस तरीके की चीजें नहीं मानते। तो रेपुटेशन बफर हमेशा क्रिएट करना जरूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर हर जगह आपके अंदर आपको लेकर के एक सपोर्ट हो। कोशिश करना चाहिए इसके लिए। और मैं तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए, साइकोपैथ के अंदर जो है रैशनैलिटी होती है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड वे में सबको प्लान करके परेशान करता है ना, रैशनैलिटी उसके अंदर होती है। तो जब वो इस तरीके से बातें करने लग जाए चिल्ला चिल्ला के कि बच्चों को बाहर निकाल देंगे, पेरेंट्स को बाहर निकालो, इनको बाहर निकालो, तो उस वक्त ये आप मत शिकायत कीजिए कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो या क्यों ऐसे झगड़ा कर रहे हो। इनफैक्ट झगड़े के बारे में कोई बात ही मत करिए आप। ना झगड़ा खत्म होने के बाद भी झगड़े के बारे में कोई बात मत कीजिए कि क्यों झगड़ा किया। कोई शेम मत पैदा करिए उसके अंदर, क्योंकि शेम जो है वही ट्रिगर होती है। जब शेम मेल्ट डाउन होती है तो एंगर में और रेज में कन्वर्ट हो जाती है, गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आप उस लड़ाई क्यों हो रही, झगड़ा क्यों हो रहा, बवाल क्यों काटा, इसके बारे में कोई बात ही ना कीजिए। बात आप डिफिकल्टीज के बारे में कीजिए। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों की हमें ध्यान रखना है, बच्चों की अच्छी केयर करना है, बच्चों को हमें ठीक से पढ़ाना होगा, बच्चों को शांति देना जरूरी है। माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कहाँ जाएंगे, उनकी ये तबीयत खराब है, उनको कौन कैसे रहेंगे, अकेले में कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, आगे उनका क्या देखने वाला, ये सब रोना रोना शुरू कर दीजिए। हमेशा डिफिकल्टीज का रोना रोइए, झगड़े का रोना मत रोइए कि क्यों झगड़ा किया। तो साइकोपैथ की ताकत खत्म हो जाती है जब आप डिफिकल्टीज का रोना शुरू कर देते हैं। तो डिफिकल्टीज का रोना रोइए, झगड़ा क्यों किया इसका रोना ना रोइए। इससे आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे अगर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो। और मैंने एक चीज छोटी सी और भी ऑब्जर्व की है, जो बात चली है तो आपको बता ही देता हूँ। वो ये है कि बेकार डरिए नहीं। देखिए, ये संसार भगवान चलाते हैं, तो भगवान आपको सिखाने के लिए ही आपके जीवन में इस तरीके के व्यक्ति को लाते हैं। तो आप ये मत डरिए कि ये इनको खत्म कर देंगे, इनको मार डालेंगे, इनका कुछ नहीं, आप डरिए नहीं। इनफैक्ट जब ऐसे लोग ये देख लेते हैं, साइकोपैथ को जब ये पता चल जाता है कि आप डर गए, तो उससे वो अपनी क्रुएलिटी, अपनी कैलसनेस, अपनी दुष्टता कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य आपके डर को ही पकड़ना है। तो आप अपना डरिए नहीं, डर को आप अपने रोकिए। मैं नहीं डरूंगा ऐसा मान करके चलिए, भगवान के सहारे छोड़िए जीवन को। जब आप जितना कम डरेंगे उतना आप सिचुएशन को काबू में अपनी कर पाएंगे। तो डरना बंद कर दीजिए। ये धमकी देती है आपको, आप मत डरिए बिल्कुल। आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान के सहारे सब कुछ छोड़िए। याद रखिए रूल, जितना कम डरेंगे उतना साइकोपैथ की साइकोपैथी कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा डरेंगे उतना वो बच्चों को भी ब्लैकमेल करेगा। इसीलिए हम देखिए हमारे शास्त्रों में या हमारे गांव इत्यादि में अगर आप देखेंगे तो प्रेम बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है। किसी को भी ज्यादा प्रेम नहीं किया जाता, बच्चों को भी ज्यादा प्रेम नहीं, बाहर कुत्ते हैं उनको भी प्रेम नहीं। शहर में कुत्ते को ही इतना प्रेम कर लेते हैं, कुत्ता पूरा जिंदगी उनकी हो जाती। गांव में ऐसा नहीं, जा रहे हैं एक लपड़ दे दिया कुत्ते के, लात मार दिया। ऐसा नहीं, एनिमल को डिसरेस्पेक्ट नहीं, एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, एनिमल के साथ रहते हैं, लेकिन एनिमल को एनिमल की तरीके से रखते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की ही तरीके से रखते हैं, हम सिर पे नहीं बैठाते हैं। बिना कपड़े के बच्चा चला जा रहा है, तो ये इससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते किसी को, तो इससे बाहर मैसेज नहीं जाता है कि
प्यार को लेके आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि आपका प्यार आपकी वीकनेस नहीं है ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। आपको ज़्यादा डरना नहीं है, जितना डरेंगे उतना आपकी वीकनेस का पता चलेगा साइकोपैथ को, उतना ही आपको मैनिपुलेट करने का काम करेगा। याद रखिए, ये लोगों का एक्सप्लोसिव स्वभाव होता है ना, इमोशंस एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम रहा नहीं है, तो एक्सप्लोसिव इमोशंस जब ये एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक्सप्लोसिव इमोशंस जो हैं वो जब एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, तो जो इनका साइकोपैथिक माइंड है वो उस आग को, एक्सप्लोजन की, इमोशंस की, जो एक्सप्लोसिव इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं, उसका उसकी जो आग है उसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता है। साइकोपैथिक माइंड किस तरफ डायरेक्ट कर देता है, दूसरे को डराने में, दूसरे को कंट्रोल करने में। तो ये आगे का भी सोचने लगते हैं कि इसको अपने डरा दें, इसको अपने एक्सप्लोजन से, अपने बवाल काटने से, ताकि इंटिमिडेटेड रहे, डर जाए। और अगर आप वहीं नहीं डरे तो बस उनका पर्पस डिफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए डर को सबसे खत्म करना जरूरी है। फिर एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि अगर हो सके तो कोई बाहरी व्यक्ति जो न्यूट्रल हो उसको बीच में इन्वॉल्व करिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगल बगल का आदमी हो, परिवार का कोई, न्यूट्रल होना चाहिए वो। याद रखिए, कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर, याद रखिए, न्यूट्रल व्यक्ति कोई भी अगर आपके यहाँ आकर के इंटरफियर करता है या बात को सुनता है, तो 70 से 80% ताकत साइकोपैथ की कम हो जाती। सिर्फ आप बार बार वो आकर के सुन ले बस। कोई भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। साइकोपैथ की बहुत ताकत कम कर देता है अगर आप उसके सामने बात को रखें, अपनी बात बताएं और वो बात को सुने, तो साइकोपैथ की ताकत कम रखता है, कम कर सकता है। तो ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति की तलाश करके उसको भी बीच में अगर हो सके तो इन्वॉल्व करना सीखिए। और फिर आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा अपनी पैरेलल सेल्फ ग्रोथ के बारे में काम करिए, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी जीवन की तरक्की के बारे में काम करते रहिए। उसको बताने की जरूरत नहीं है, अकेले ही अपना करते रहिए। और बस आप अपना अलग से काम करते रहिए, ज्यादा इमोशनल ना होइए, ज्यादा ट्रिगर ना कीजिए, उसके ईगो को मत भड़काइए, शांत बने रहिए, रिएक्ट ना कीजिए, डरिए मत। जब इसका बवाल हो तो उस तूफान को गुजर जाने दीजिए, और बस आप पाएंगे कि आप धीरे 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 कंट्रोल में आने लग गए। और देखिए, एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और वो ये है कि देखिए, हर व्यक्ति का, हमारे अंदर क्षमता है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें दूसरे की क्षमता को भी बढ़ाने का काम करना चाहिए, दूसरे की क्षमता को बढ़ाने का काम हमें आना चाहिए। तो इस साइकोपैथ की क्षमता को भी बढ़ाइए। ये तो साइकोपैथ की प्रॉब्लम क्या है, मेन मेन प्रॉब्लम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इतना ज्यादा बवाल काट देता है छोटी छोटी बातों पे, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसकी मेन प्रॉब्लम है लाइफ को ब्लैक्स एंड व्हाइट्स में देखना। तो जब वो ब्लैक देख रहा होता है तो लाइफ पूरी उसके लिए ब्लैक हो जाती है, नहीं, पूरी ग्रिम हो जाती है, लाइफ डार्क हो जाती है पूरी। इसीलिए वो इतना ज्यादा पागलपन का शिकार हो जाता है। और जब व्हाइट देख रहा होता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खुशहाल हो जाती है, काम हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमें क्या काम करना है, कोशिश ये करनी है उसको कि ब्लैक एंड व्हाइट को एक साथ देखने में थोड़ी मदद करनी है। उसको ये बताना है कि देखो, तुम एकदम से पागल हो जाते हो जब तुम्हारे अंदर इमोशंस और फीलिंग्स इस तरीके से आना शुरू हो जाती हैं, लाइफ एकदम डार्क हो जाती है, हमेशा थ्रेटन हो जाते हो। लेकिन वही फीलिंग थोड़ी देर पर तुम्हारी चली जाती है तो तुम एकदम नॉर्मल, शांत और अच्छे व्यक्ति बन जाते हो। तो जब तुमको इस तरीके की थिएट्रिकल वॉर्टेक्स क्रिएट हो तुम्हारे अंदर, इस तरीके की एक्सप्लोसिव फीलिंग्स का ब्लास्ट हो, बम फूटे फीलिंग्स फीलिंग्स का, नेगेटिव फीलिंग्स का, उस वक्त याद करना कि थोड़ी देर बाद ये फीलिंग चली जाएगी तो फिर से चीजें शांत हो जाएंगी, तो उसी वक्त क्यों ना शांत रहें। तो दोनों चीजों को एक साथ रखना, फीलिंग, डर, जब ब्लैक लाइफ में ब्लैक फेस चल रहा है तो व्हाइट फेस को ध्यान में रखते हुए ब्लैक फेस को फेस करना। तो ब्लैक और व्हाइट को जब दोनों को एक साथ रख करके साइकोपैथ को सोचने में आप मदद करेंगे, तो उसकी थिंकिंग जो है वो सिर्फ ब्लैक या सिर्फ व्हाइट की तरफ ना होकर के बल्कि ग्रे हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएगा अपने आप को और अपने इमोशंस को खुद भी रेगुलेट करना सीख पाएगा।